नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने एक्शन से बीजेपी को चौंका दिया है। वैसे तो रोजाना सरप्राइज देना राहुल गांधी की आदत बन गई है, लेकिन आज जो काम राहुल गांधी ने किया है उससे वो सुर्खियों में आ गए हैं। आपको ये तस्वीर दिखाता हूं, कुछ तस्वीरें दिखाइए जरा स्क्रीन पे, जिससे समझ में आएगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये तस्वीरें देखिए। एक ट्रेन है लोकल, और इस ट्रेन में राहुल गांधी देखिए चढ़ते हैं। उसके बाद आप देखिए राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं। एक बच्ची है, उसको ऑटोग्राफ दे रहे हैं। ये ट्रेन की सवारी कर रहे हैं राहुल गांधी। हमने ऊपर लिखा भी है, आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने एक बार फिर किया हैरान। और ये हैरान करने वाली खबर हो सकती है बिल्कुल। और हैरान किसको? हमको, आपको नहीं। हैरान सबसे ज़्यादा अगर कोई आज हो रहा होगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ट्रेन में आम आदमी की तरह सफ़र कर रहे हैं। आज राहुल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में थे, जहां अपनी सभा के बाद राहुल गांधी वीआईपी काफिले में लोगों को परेशान करते हुए रायपुर नहीं आए, बल्कि आम नागरिकों की तरह ट्रेन पकड़ी और रायपुर पहुंचे। कांग्रेस ने इस पर ट्वीट किया है, और ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है कि बिलासपुर से रायपुर, और उसके साथ साथ ट्रेन की इमोजी है, और फिर नीचे लिखा है जननायक। तो राहुल गांधी देखिए, ये जो है यात्रा जारी है छत्तीसगढ़। ये एक अलग ट्वीट है राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस की तरफ से। राहुल वाकई जननायक बन गए हैं, क्योंकि ट्रेन का सफ़र भी उन्होंने महानायक स्टाइल में फर्स्ट क्लास या स्पेशल बोगी में नहीं किया है, बल्कि जनता की तरह, जनता के बीच राहुल ने सफ़र किया, बिल्कुल जननायक की तरह ही। और छत्तीसगढ़ में ट्रेन से राहुल का ये सफ़र मोदी और उनकी सरकार के लिए बड़ा टेंशन इसलिए बन सकता है क्योंकि इस राज्य में ट्रेनों का कैंसिल होना इस वक्त बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अभी कुछ दिनों पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर इस समस्या की तरफ ध्यान दिलाया था, और फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 5 सितंबर को ट्वीट भी किया था, और बीजेपी का भी एक सांसद इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिला पाया था। ये तमाम बातें वहां पर सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ की, वो पहले बता चुके हैं, कर चुके हैं। यानी ट्रेनों की गड़बड़ी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है, और राहुल गांधी ने बीजेपी की इस दुखती रग को पकड़ लिया है। राहुल ने कल ही एक कार्यक्रम में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, आप याद कीजिए, कि कहा था कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीत रही है, राजस्थान एज पे है और क्लोज फाइट है, और तेलंगाना भी हम जीत रहे हैं। और आज राहुल गांधी का ये शंखनाद, या कहें तो राहुल गांधी शंखनाद करने के लिए, जीत का शंखनाद करने के लिए बिलासपुर पहुंच गए। राहुल ने आज की रैली में जो बातें कहीं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी ने जीत का बिगुल फूंक दिया है। और जिस अंदाज में राहुल गांधी आज की बिलासपुर की रैली में अपनी बात रख रहे थे, और जिस अंदाज में राहुल गांधी ने सीधा मोदी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी पर हमला बोला है, वो साफ कहता है कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में हैं और मान रहे हैं कि यहाँ की सरकार हम फिर से बनाने जा रहे हैं। जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं, और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो, हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है, असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे, तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को
जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। तो हम करेंगे, आप नहीं कर पाए तो हम करेंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। वैसे तो आज पीएम नरेंद्र मोदी भी भोपाल पहुंचे थे, क्योंकि चुनावी साल है तो मोदी अपने मुख्य काम, उनका मुख्य काम क्या है आप जानते हैं, चुनाव प्रचार करना। अपने मुख्य काम में मोदी जी लग गए, लेकिन अब उनके भाषणों में दोस्तों बोझिलता और थकान दिखने लगी है। थक भी गए हैं, कितने साल से भाषण दे रहे हैं आप देखिए, 2014 के बाद से तो लगातार लगे हुए पूरे देश में भाषण दे रहे हैं, और उससे पहले जब मुख्यमंत्री थे वो अपने राज्य के, तब वहां भाषण देते थे। तो लगातार भाषण देना, वो भी चुनावी भाषण देना, कोई भी इंसान थक जाएगा, आप और हम थक जाएंगे। तो मोदी जी बोझिल भी और थकान भी उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। लेकिन मोदी जो बातें कर रहे हैं उनका खोखलापन भी सामने आने लगा है, जबकि कांग्रेस बीजेपी की कमजोरियों को उजागर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आज जब मोदी भोपाल पहुंचे तो उससे पहले बीजेपी नेता उमा भारती बीएसपी के आरक्षण का मुद्दा उठाकर उन्हें घेर चुकी थी, और इधर कांग्रेस ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति को चीन से बनवाने के नाम पर बीजेपी को घेर लिया है। बीजेपी के पास चुनावी राज्यों में अपने बचाव का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, और उधर राहुल गांधी बीजेपी को घेरने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उनका हर दांव कामयाब हो रहा है। लेकिन उससे पहले जब प्रधानमंत्री आज भाषण दे रहे थे, 50 मिनट का भाषण जो उनका खासकर भोपाल का था, उसके बाद वो पहुंचे राजस्थान की राजधानी जयपुर, वहां भी वो भाषण दे रहे थे। लेकिन जो भाषण भोपाल में उन्होंने दिया है, उस भाषण में 45 मिनट कांग्रेस पर, और कांग्रेस कैसे रिमोट से चलती है, कांग्रेस ने कैसे अपनी तमाम नीतियों को आउटसोर्स कर दिया है, इन तमाम मसलों पे आज प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे थे। जरा सुन लेते हैं, मोदी जी को भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, और उसके बाद फिर आते हैं छत्तीसगढ़। जरा रायपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर और उधर भोपाल, जयपुर सब चलेंगे, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी की ट्रेन की सवारी बिलासपुर से रायपुर आते हुए वो जरूर देखेंगे। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री। आज मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई, और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। सुन रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अर्बन नक्सलियों के खिलाफ सरकार लड़ाई लड़ती आई, और आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि उसने अपने नारों और नीतियों को आउटसोर्स कर दिया है, वो भी अर्बन नक्सलियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत थक चुके हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं अपने भाषण में। जो शुरुआत में कह रहा था मैं कि बोझिलता और थकान उनके चेहरे पे साफ है, उनके जुबान में बोझिलता है, उनके चेहरे पे थकान है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनमें न थकान दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी आपने देखा राहुल गांधी ट्रक की सवारी कर लिए, राहुल गांधी बस में चल लिए, राहुल गांधी फिर स्कूटी पे चढ़े, राहुल गांधी फिर से स्कूटी पे चढ़ लिए, ट्रैक्टर चला लिए, बाइक से वो लद्दाख में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर लिए। और अब इतना ही नहीं, ट्रेन में जाने से पहले
वो कूली के साथ मिल लिए, कुलियों के बीच बैठ लिए, आपने देख लिया आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। और आज अब बिलासपुर से रायपुर वो वीआईपी काफिले से न जाकर वो लोकल ट्रेन में, देखिए लोकल ट्रेन में चल के आ रहे हैं। यहां भीड़ है, लोकल ट्रेन में जैसे भीड़ होती है शाम का वक्त, और उस भीड़ में राहुल गांधी बैठे हैं और देखिए बोगी में। तो ये जो है, ये जो सफर है, ये जनता, राहुल का जनता से जुड़ाव जो बढ़ता जा रहा है उसका प्रतीक है। राहुल गांधी इससे पहले जब अपना भाषण दे रहे थे इस सफर करने से पहले, तो उन्होंने रिमोट की बात की थी। रिमोट कंट्रोल किसके किसके पास है, कैसा है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। आज बिलासपुर में रिमोट कंट्रोल पे जो बात कह रहे थे, जो साथी पहले सुन चुके हैं उनके लिए दोबारा, लेकिन फिर भी जरा इस बात को, इस न्यूज पॉइंट को आगे बढ़ाने में ये बात बहुत मददगार साबित होने वाली है, इसलिए आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। राहुल गांधी रिमोट कंट्रोल को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है, 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है, अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। आपका जल, जमीन, जंगल, उनका छुपे छुपे बटन दबता है अदानी जी के। तो दो रिमोट, एक उधर और एक इधर, यानी एक राहुल गांधी के हाथ में, एक उधर बीजेपी या मोदी जी के हाथ में। दोनों के रिमोट को दबाने से क्या कुछ होता है यहां बता रहे थे राहुल गांधी। और ये सब कुछ क्योंकि कल ही वो बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ हम जीतने जा रहे हैं, तो सवाल यहां ये उठता है कि क्या राहुल के शंखनाद से हो गया है बीजेपी की हार का ऐलान। और यहां जो कह रहे हैं कि अगर आप कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना आप नहीं करवाएंगे तो हम कर लेंगे। उधर बिहार से खबर आ रही है कि वहां बहुत जल्दी जाति आधारित जनगणना को बिहार सरकार जो है वो उसका ऐलान करने जा रही है, सार्वजनिक करने जा रही है, पब्लिक करने जा रही है। और इधर राहुल गांधी रिमोट की बात कर रहे हैं कि हमारा रिमोट जनता के लिए है, गरीबों के लिए है, दलितों के लिए है, दमितों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए है। लेकिन आपका रिमोट उद्योगपति मित्रों के लिए है, आपका रिमोट पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलने के लिए है। ये तमाम बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। और इसके साथ साथ जब यहां से निकलते हैं तो राहुल ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन से वो बिलासपुर से रायपुर की दूरी 120 किलोमीटर की है और ये लोकल ट्रेन चलती है छत्तीसगढ़ में, रायपुर बिलासपुर। रायपुर में जो काम करते हैं वो बिलासपुर से रायपुर आते हैं इसी लोकल ट्रेन से, और जो बिलासपुर में काम करते हैं तो सुबह और शाम की ये ट्रेन है, उसी ट्रेन से ये शाम को वापस लौट रहे हैं। इस लोकल ट्रेन की सवारी करते हुए राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भी बगल में हैं और आ रहे हैं। कुछ विजुअल्स चर्चा के दौरान और दिखाएंगे हम, और चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवा देता हूं। दोस्तों देखिए, हमारे साथ इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इधर स्टूडियो में शकील अख्तर जी। शकील जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह साहब, हमारे साथ उधर मध्य प्रदेश से 2 साथी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं। और इधर 2 साथी और हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और प्रशांत टंडन जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और राहुल गांधी हैरान करते हैं
हम लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन परेशान नहीं होते हैं, परेशान कोई और होता है। और वो उस परेशानी में कुछ भी भाषण में कुछ भी निकलने लगता है, और वो कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साफ झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। जरा आना चाहता हूं सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। स्वामी जी, कैसे देखा जाए राहुल गांधी का एक नया एक्शन? कुलियों के बाद सामान पहले शायद भिजवा दिया था उन्होंने, अब सफर कर रहे हैं, सवारी कर ली कि चलो अब ट्रेन में बैठ जाते हैं, बिलासपुर टू रायपुर लोकल ट्रेन। और लोकल ट्रेन ही नहीं, ट्रेन का मुद्दा, शुरुआत में कह चुका हूं, ट्रेन का मुद्दा बहुत वहां गंभीरता के साथ अब इस चुनाव पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए क्योंकि जितने ट्रेन अभी आए हैं, और इतना ही नहीं, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी वहां पे प्रधानमंत्री ने। वंदे भारत कई बार कैंसिल, ट्रेनें खूब कैंसिल होती हैं। और कैंसिल होने का एक कारण और भी है कि वो उद्योगपतियों के लिए जो ट्रैक दिया गया है, उस ट्रैक पे उनकी जो गाड़ियां जाती हैं, मालगाड़ियां, उसके लिए भी होता है। तो ये सब परेशानी है, चिट्ठियां लिख लिख के परेशान हो गए हैं, और वहां के लोग इस बारे में चर्चा करते हैं। और छत्तीसगढ़ में उस जो बिलासपुर में थे, बिलासपुर जोन जो है वो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का भी है, SECR जिसे कहते हैं, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, और वो बड़ा जोन है उस हिसाब से भी। तो जरा आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने क्या एक तीर से कई निशाने लगा लिए? राहुल गांधी ने वहीं से भोपाल पे भी निशाना साधा, उधर जयपुर पे भी निशाना साधा, ये माना जाए? कैसे देखा जाए स्वामी जी? देखिए राजीव जी, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति पता चला कि चीन से बन के आई है, सरदार पटेल जी की भी मूर्ति चीन से बन के आई, और जितनी बड़ी बड़ी ये स्टैचूज बन रही हैं ये सब चीन से बन के आ रही हैं। देखिए, हम लोग राष्ट्रभक्त भारतीय हैं, और हम जो है चीनी झालर भी चीन से खरीदना बंद कर चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सारा आयात जो बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा वाइडन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हमारी विदेश नीति में क्या हो रहा है, और जनता और सरकार सिंक्रोनाइज्ड क्यों नहीं है? जनता किसी और दिशा में सोच रही है। जनता ये सोच रही है कि चीन से हमें सामान नहीं खरीदना चाहिए, और चीन के सामान का आप जानते हैं कि उनकी गुणवत्ता कितनी खराब होती है कि जब वहां पे महाकाल के मंदिर के पास जो मूर्तियां बनती हैं, हवा आती है और वो टूट जाती हैं, उड़ जाती हैं। तो ये मैं समझना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं जो मोदी जी के पास रिमोट है या जो अडानी जी के पास रिमोट है वो भी चीनी रिमोट है? क्योंकि चीनी, देखिए, होना यह चाहिए कि देश का जो सत्ताधीश है उसके माध्यम से जो देश की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता है, जो हमारे देश का अन्नदाता है, हमारे देश का जो युवा है, ये रिमोट उनके हित में काम करना चाहिए। तो ये अगर चीनी रिमोट है जो चीन से बन के आया है, तो ये रिमोट जो है, कोशिश जो होनी चाहिए सरकार की मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए, कमेरे वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, ये सारा का सारा लाभ अडानी जी को कैसे पहुंच जाता है, पूंजीपतियों को कैसे पहुंच जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो जाता है, सारी जो सरकारी संपत्तियां हैं वो उनको प्राइवेटाइज करके मिल जाती हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि जिनको आवश्यकता है उन्हें लाभ नहीं मिलता, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको लाभ मिल जाता है? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा या राहुल गांधी के सारे कदम, राजीव जी, ये सिंक्रोनाइज्ड हैं, ये उस ताल में है, ये उस लय में है जो जनता चाहती है। और कौन सी जनता चाहती है? क्या आपने ये दृश्य देखे कि राहुल गांधी उन लोगों को झप्पी लग रहे हैं जो मर्सिडीज में आते हैं, बड़ी ऑडी गाड़ी में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं? नहीं, राहुल गांधी उन लोगों से संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, उन लोगों से गए हैं, उन लोगों के साथ चल रहे हैं। आज जैसे ट्रेन का दृश्य आपने दिखाया राजीव जी, अब उन बच्चियों को देखिए, वो छोटी बच्चियां 18 साल, 19 साल, 20 साल की होंगी, कुछ पढ़ती होंगी, कुछ नौकरी करती होंगी, उनको कितना ढांढस मिलता है, कितनी सांत्वना मिलती है। तो उन्हें ऐसा महसूस होता है, मुझे महसूस होता है कि जब महात्मा गांधी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में चलते थे और पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा गांधी जी से कि महाराज जो करना है करो, ये थर्ड क्लास मत चलो, मेरे बेटे को कष्ट होता होगा, बड़े लाड़ प्यार से मैंने पाला है उन्होंने। तो गांधी जी ने कहा ये मैं नहीं करूंगा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मना कर दिया कि नहीं तो मैं बापू के साथ जैसे बापू रहेंगे मैं वैसे रहूंगा। तो देखिए, ये जो चीज है, एक व्यक्ति है जो जमीन से जुड़ा है, जो देश की 90% जनसंख्या से जुड़ा है, एक व्यक्ति है जो देश के केवल 4-5% लोगों से जुड़ा है,
उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने देश की सारी संपदा को पिछले 9 साल के अंदर अपने अंतर्गत कर लिया है, जिनके संबंध हवाला रैकेट से भी हैं, ब्लैक मार्केटिंग से हैं, ब्लैक मनी के जनरेशन से भी हैं, विदेशी नागरिकों के शेल कंपनीज के आए हुए पैसे से भी हैं, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मुझे देश की आत्मा से जुड़ना है, देश की असली जनभावना से जुड़ना है, इसीलिए वो ट्रक में ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए 3rd क्लास कंपार्टमेंट में चल रहा है, इसीलिए स्कूटी के पीछे चल रहा है। तो ये दोनों के एक नैरेटिव हैं, और इस नैरेटिव को जब वो कहते हैं अर्बन नक्सल, तो क्या ये बच्चियां अर्बन नक्सल हैं? क्या वो ट्रक ड्राइवर्स अर्बन नक्सल हैं? क्या आजादपुर मंडी में बेचने वाले जो सब्जी बेचने वाले हैं ये अर्बन नक्सल हैं? आप अर्बन नक्सल कह के राहुल गांधी को या कांग्रेस को इन गरीब लोगों का अपमान कर रहे हैं। ये संघर्षरत लोग हैं, ये मेहनतकश लोग हैं, ये पसीना बहाने वाले लोग हैं। माननीय मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, इनको अर्बन नक्सल कह के मेरे देश की जनता का अपमान कृपा करके न करें। जी, अर्बन नक्सल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की ट्रेन की सवारी ये क्या मायने रखती है इस राजनीति में, ये जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इधर प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपसे समझूं जरा, राहुल गांधी ट्रेन से सवारी कर रहे, ट्रेन की सवारी, वो भी लोकल ट्रेन की सवारी कर रहे हैं। जरा विजुअल्स भी बार बार दिखाया कीजिए, जरा अलग अलग विजुअल्स जो आए हुए हैं उसको दिखाइए, जरा स्क्रीन पे लेके आइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश की राजनीति के लिए। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र आ सकता था बिलासपुर से रायपुर और आराम से आ जाते, वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ आते, लेकिन राहुल गांधी ने ट्रेन को चुना। क्या मायने और जबकि ये जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत मुश्किल नहीं है कांग्रेस के लिए जीत हासिल करना, और खुद भी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, शंखनाद करने आज पहुंचे भी, लेकिन उसके बाद भी ट्रेन से आना, इसके क्या मायने हैं? और जो ट्रेन की समस्याएं वहां पे हैं उसको लेकर के क्या एक सांकेतिक रूप से एक पैगाम है, एक मैसेज है केंद्र सरकार को कि देखिए हम ऑलरेडी इस मसले को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब ये मामला धीरे धीरे जनता तक जाएगा तो फिर वो आपके लिए हानिकारक होगा। क्या ऐसा समझा जाए? राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो तस्वीरें देश भर में जा रही हैं। राहुल गांधी अगर आनंद विहार बस अड्डे में कुलियों से मिलते हैं, वो तस्वीरें भी देश भर में जाती हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा से जो सिलसिला चला है राजीव जी, उसका कंटिन्यूएशन है ये, कि किस तरीके से एक लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में नेताओं को जनता से संवाद स्थापित करना चाहिए, और वो संवाद एक तरफा नहीं हो, दो तरफा हो, बात हो। दूसरी बात कि राहुल गांधी अपने बयानों से अपने और कांग्रेस पार्टी अपने पॉलिटिकल नैरेटिव जो सेट कर रही है उससे मोदी साहब को विचलित कर रही है। और मुझे लगता है कि मोदी जी का कम्युनिकेशन एकदम भटक गया है। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह राजीव जी कि आज AIADMK ने भी बीजेपी से नाता तोड़ लिया है और वो एनडीए के बाहर चली गई है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये कहीं भटकाव का जो असर है वो वहां दिख रहा है। मामला तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष का है, अन्नामलाई का, जिन्होंने द्रविड़ नेता को बुरा भला कहा, CK अन्नादुराई को, उन्होंने जयललिता को बहुत बुरा भला कहा, और वो बात AIADMK को नहीं गले से उतरी, और वो बहुत दिन से ये विवाद चल रहा था, और आज फाइनली वो बाहर चले गए। अब वो क्या कर रहे हैं अन्नामलाई वहां पे तमिलनाडु द्रविड़ क्षेत्र में बीजेपी का और RSS का ब्राह्मणवादी एजेंडा लेकर गए हैं द्रविड़ आंदोलन की जगह पर, और यही जातिवादी जो एजेंडा है वो मुझे लगता है कि जो RSS बीजेपी के अंदर जो जातिवादी लोग हैं, जो सामाजिक न्याय विरोधी लोग हैं, उन्होंने मोदी साहब के दिलो दिमाग पे कब्जा कर लिया है कंप्लीटली। अब आप देखिए कि अभी आप उमा भारती की बात कर रहे थे, दो घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने बताया कि बिहार का कास्ट सर्वे का डेटा आने वाला है, रिपोर्ट आने वाली है, और उस रिपोर्ट से घबराहट है, इसलिए नीतीश कुमार को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
पूरी कोशिश होगी नीतीश कुमार की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कि वो कास्ट डेटा रिलीज ना कर पाए। ये पूरा हथकंडा चलेगा। दूसरा कि महिला रिजर्वेशन के अंदर ओबीसी की मांग। तीसरा जाति जनगणना की मांग कांग्रेस के द्वारा। ये तीन ऐसी घटनाएं हैं जिसने आरएसएस बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग, जो कि सोशल जस्टिस के खिलाफ है, एक झूठी प्रक्रिया है, उसमें छेद कर दिए। और इसलिए मोदी साहब के कम्युनिकेशन में भटकाव है और पूरा उनका जो कम्युनिकेशन है, जो बातें कर रहे हैं, वो उसी जातिवादी मानसिकता से कर रहे हैं। किनको नक्सल कहा जाता है? नक्सल तो चलिए को जो जंगलों के अंदर नक्सलवादी हैं उनको कहा जाएगा, लेकिन नक्सल शब्द एक व्यंग में या ताने में, गाली के शब्द के रूप में आदिवासियों कहा जाता है। बार बार अगर मोदी जी अर्बन नक्सल का नाम ले रहे हैं, वो आदिवासियों का अपमान करते हैं। तो ये जो कुल मिला के जो पूरा मोदी साहब की जो स्पीचेस हैं, जो उनके एक्शंस हैं, वो मुझे लगता है कि वो कुछ लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया या उनको घबराहट है। और एआईएडीएमके का बाहर जाना भी उसी की एक कड़ी का नतीजा है। अब आप देखिए कि एनडीए में अगर वो दूसरी पार्टियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो यहां तो बाहर निकल रहा है। इंडिया गठबंधन की संख्या बढ़ रही है, इनकी संख्या घट रही है। तो ये जो चैलेंज है मोदी साहब को, मुझे लगता है कि वो चैलेंज जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी के इस मुहिम को, इन बातों को, कांग्रेस की स्ट्रेटजी को उत्तर कैसे दें। तो वो जो खींच है, जो निराहट है, वो मोदी साहब के भाषणों में दिखाई दे रही है निश्चित तौर से। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल झुंझलाहट जो है वो साफ दिखाई दे रही है। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। आप तो अभी जयपुर से भी लौट के आए हैं और जरा आपसे समझूं, जयपुर से लेकर भोपाल तक वाया छत्तीसगढ़ अगर देखा जाए तो क्या कुछ आप देखते हैं, और उसमें राहुल गांधी की ये ट्रेन की सवारी कितना मायने रखती है आज इन तीनों राज्यों के चुनावों के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और जरा आपसे समझना चाहूंगा कि कहां सेंटर पॉइंट में यहां नजर आते हैं, कहां पर नजर आते हैं राहुल गांधी तीनों राज्यों में, किस हिसाब से राहुल गांधी को, क्योंकि आप राहुल गांधी की जयपुर की दोनों सभाओं को आपने अटेंड किया है, आज आपने भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को अटेंड किया, और बिलासपुर में जो कुछ हुआ उसको बहुत पैनी निगाह से आप देखते रहे, समझते रहे, और अब वहां से राहुल गांधी की सवारी, ट्रेन की सवारी, उसको भी देख रहे हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं, इस आगामी चुनाव, खासकर विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की भूमिका, उसमें भी कांग्रेस कैसे उस भूमिका के साथ आगे बढ़ते हुए कितनी मजबूत धरातल पर दिखाई दे रही है, वहां की आम जनता क्या कुछ कहती है। आपके उन लोगों से बात विचार भी हुए होंगे, इसलिए भी समझना चाहता हूं आम जनता क्या कुछ कहती है, जरा बताइए। राजीव जी, पहले राहुल गांधी की जो आज ट्रेन में यात्रा हुई उस पर बहुत संक्षेप में बात। राहुल गांधी कायांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। एक राहुल गांधी वो थे जो भारत जोड़ो यात्रा से पहले वाले, यद्यपि तब भी उनके खाते में जीत के कई ऐसे आंकड़े जुड़े हुए थे। 2018 की 3 विधानसभाओं की जीत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लेकिन लगातार एक विचारधारा विशेष के सोशल मीडिया सेल ने जिस तरह उनके ऊपर एक विशेष नाम चस्पा कर दिया था, उससे वे निकल चुके हैं। अब वे एक नई काया में प्रवेश कर रहे हैं, और वो काया मुझे महात्मा गांधी से प्रेरित दिखाई देती है। आज जब उनके ट्रेन में चढ़ने उतरने के दृश्य मैंने देखे तो मुझे याद आया कि जब महात्मा गांधी, तब वे महात्मा गांधी नहीं थे, मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उनसे कहते हैं, अगर देश को जानना है, तुम्हें भारत को जानना है, तो ट्रेन में सफर करो, लोगों से मिलो। राहुल गांधी देश को जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और अब अलग अलग छोटी छोटी यात्राओं के जरिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा को निरंतर बनाए रखे हुए हैं। तो मैं इस यात्रा को इसी रूप में लेता हूं कि वे देश को, समाज को, लोगों को समझने के लिए निकले। लेकिन अंततः
राजीव जी, कोई भी राजनेता हो, चाहे राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, कोई भी राजनेता कोई भी काम बिना राजनीतिक उद्देश्यों के नहीं करता। और अगर वो न भी चाहता हो तब भी उसका किया धरा चुनावी राजनीति तक पहुंचता है। उसकी अंतिम परिणति वोटों के रूप में ही उसके द्वारा वांछित होती है। अब राहुल गांधी इस वक्त जो कर रहे हैं, आपने जयपुर का जिक्र किया, मैं 3 दिन जयपुर में था, लोगों से बात की, टैक्सी ड्राइवर से लेकर आम लोगों से बात की। मुझे राहुल गांधी की इस राजनीतिक ईमानदारी पर सचमुच उनको 10 में से 10 नंबर देने का मन करता है कि जिस देश की राजनीति में अमित शाह जैसे लोग, तथाकथित चाणक्य के वे पासंग भी नहीं है, 31 में से 26 चुनाव हार चुके हैं मोदी शाह पिछले सालों में विधानसभाओं के। इसके बावजूद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं जो हर चुनाव में दावा करते हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। कर्नाटक में भी सरकार बना रहे थे 150 सीटों के साथ अमित शाह। ऐसे राजनीतिक माहौल में राहुल गांधी जैसा नेता इतनी राजनीतिक ईमानदारी और साफगोई बरतता है कि जहां उसकी अपनी पार्टी की सरकार है वो कह देता है यहां मुकाबला करीबी है, कठिन है, लेकिन मेरी पार्टी के लोग कह रहे हैं यहां भी सरकार बन सकती है। मैं इसलिए भी इसे ईमानदार वक्तव्य मानता हूं कि जब मैंने 3 दिन में जयपुर में लोगों से बात की, राहुल गांधी से भी मेरी सीधी बात हुई, जब हम गांधी जनों के बीच में आए, मैंने उन्हें एक सुझाव भी दिया था। बहुत थोड़े से लोगों के सवाल जवाब थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लेकिन जो मुझे लगा वो आकलन भी राहुल गांधी के इस वक्तव्य में झलकता है कि सचमुच में राजस्थान में मुकाबला कांटे का है। और अभी हमारे वरिष्ठ शकील अख्तर साहब मौजूद हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा भी है कि राहुल गांधी ने एक तरह से संदेश दे दिया है दोनों नेताओं को, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को, कि लड़ते रहे तो भुगतो चुनाव के समय, कांटे का मुकाबला जीत कर दिखाओ। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ऐसा कोई संघर्ष नहीं था। मध्य प्रदेश में निर्विवाद रूप से कमलनाथ नेता हैं पार्टी के, कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री पद देखने का स्वप्न दृष्टि नहीं है, दिग्विजय सिंह भी नहीं। इसलिए राहुल गांधी ने वो जो वक्तव्य दिया कि इन 2 जगह हम बना रहे हैं, तेलंगाना में भी बना सकते हैं और राजस्थान में कांटे का मुकाबला है, एक तो ईमानदारी वाली बात यह है। अब आपने भोपाल का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी जी की जो उनकी जो भाव भंगिमा है, जो बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं हम लोग अखबारी लोग, उसे देखकर सचमुच ऐसा लग रहा है कि वे बेहद हताश हैं। इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री अगर ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सल चला रहे हैं, देखिए कानून के समक्ष, कानून की परिभाषा में नक्सली होना, आतंकवादी होना तो अपराधी होना है, कानून के समक्ष अपराध है, क्योंकि जो सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं, हथियार उठाए हुए हैं, अगर ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? क्या डॉक्टर राजीव रंजन रोक रहे हैं? क्या उसके लिए उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की इजाजत की जरूरत है या जो बाइडेन की इजाजत की जरूरत है? पूरी कांग्रेस पार्टी को तिहाड़ जेल के भीतर डाल दीजिए ना, अगर अर्बन नक्सल हैं वे लोग। अर्बन नक्सल अगर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का संचालन कर रहे हैं तो लानत ऐसे प्रधानमंत्री पर जो सब कुछ जानते हुए उसके पास वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी। मैं तो बिल्कुल मान रहा हूं मेरे प्रधानमंत्री के पास देश की सारी गुप्तचर एजेंसियों ने जो रिपोर्ट पेश की होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की पार्टी को अर्बन नक्सल चला रहे हैं, तो भाई उनको तिहाड़ भेजिए ना, किसकी इजाजत की जरूरत है? ये हताशा ये बताती है कि हमारा प्रधानमंत्री राजनीतिक विमर्श को निचले से निचले स्तर पर ले जाने का संकल्प लिए हुए है, और ये चिंता की बात है। अब इस देश के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि एक हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी राजनीति में, एक राज्य के चुनाव में 125 साल पुरानी पार्टी को नक्सली पार्टी बता दें, तो अब देश को चिंता करने की जरूरत है, कांग्रेस को भी नहीं। मैं समझता हूं कांग्रेस को तो मुतमईन रहना चाहिए। अंतिम बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में, आज उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी नहीं लिया। राजीव जी 4 बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम तक नहीं लिया। पोस्टरों में धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें कम होती जा रही हैं जैसे जैसे चुनाव आ रहा है। जब भी सवाल होते हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी किंतु परंतु वाला उत्तर दिया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भंवर में फंसी है। ये आज नरेंद्र मोदी के खुद के भाषण और उनके तौर तरीकों से दिखाई दिया। जी राजीव। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी है वो भंवर में फंसी हुई है और इस बात को कहीं न कहीं पुष्ट कर रहे हैं
नरेंद्र मोदी खुद उनकी बात से इस बात की पुष्टि होती है और कह रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्योंकि उस सभा में वो भी थे। और 50 मिनट के भाषण में अगर आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर ही वार करते रहेंगे और आप पिछले 4 टर्म के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम तक नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, दाल में कुछ काला है। खैर चलिए, वो देखेंगे बाद में दाल काली है या दाल में काला है। लेकिन इधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में शकील अख्तर जी। जरा आपसे समझना चाहता हूं, राहुल गांधी की रणनीति जरा समझाइए। अभी 4 दिन पहले जब वो कुलियों के बीच गए थे तो हम लोग इसी जगह बैठ के चर्चा कर रहे थे, इसी कार्यक्रम में, और आपसे पूछा था कि अगला सफर राहुल गांधी का कहाँ का है। ट्रेन के दरवाजे तक यानी रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुके हैं, अब क्या ट्रेन की सवारी भी करने वाले हैं? हालांकि ट्रेन की सवारी पहले वो कर चुके हैं, लेकिन ये जो सवारी आज की है ये कहीं ना कहीं चुनाव को कायदे से अपनी दिशा में लेने और चुनाव को प्रभावित करने वाली सवारी हो सकती है। जरा आपका नजरिया इस पे। देखिए राजीव जी, जो आपने पूछा था सवाल वो हमसे नहीं पूछा था, अपने कुछ वरिष्ठ साथियों के साथ हमसे पूछा था, और आपके वरिष्ठ सहयोगियों में से अंकिता सिंह जी ने उसी वक्त जवाब दे दिया था कि राहुल गांधी का जो अगला चौंकाने वाला कदम होगा वो ट्रेन में होगा। ये परसों की बात है और परसों अंकिता सिंह जी ने इस बात को कह दिया था। तो ये आपके सहयोगी की बात है, डीबी लाइव को क्रेडिट जाता है इसको, और आपने इसकी तैयारी भी कर रखी थी, आप लोग समझ रहे थे, लेकिन वो इतनी दूर हुआ छत्तीसगढ़ में कि आप उसको दिल्ली के आनंद विहार की तरह उसको कवर नहीं कर पाए, जैसा आपने दिल्ली के आनंद विहार में खुली वाला एपिसोड कर लिया था। खैर, तो ये जो है राहुल की ट्रेन यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, ट्रेन जो है हमारे देश में पूरे भारत का जो है वो दर्पण है। इस देश को जोड़ने वाली सबसे पहली चीज़ जो बनी है वो ट्रेन ही है। और राहुल ने ये ट्रेन का सफ़र आज नहीं किया। राहुल 2010 में, हमें याद है, गोरखपुर से मुंबई ट्रेन में गए थे, लंबा सफ़र किया था जी। और काहे में गए थे? स्लीपर क्लास में। और उससे भी पहले मुंबई में लोकल ट्रेन में वो बैठे थे। लोकल में उन्होंने अंधेरी से सफ़र किया था। और राहुल इसके अलावा अभी जो उदयपुर में कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था उसमें दिल्ली से उदयपुर ट्रेन से गए, रात भर जगते हुए, हर स्टेशन पर उतरते हुए, लोगों से मिलते हुए। तो राहुल लोगों से मिलने जुलने के लिए जो सामान्य माध्यम है उनका सबका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, वो अभी आपने बताया कि बाइक पर लेह में गए, लद्दाख में गए। राहुल को हमने बैलगाड़ी में देखा, राहुल को नाव में देखा, राहुल को आपने अमेरिका में ट्रक में देखा। तो ऐसा कौन सा, इंडिया में भी ट्रक में देखा, इंडिया में भी ट्रक में देखा, ट्रैक्टर चलाते देखा, तो किसानों के पास गए ही थे वो। तो राहुल हर जगह गए। अभी परसों स्कूटी के पीछे बैठते हुए देखा। देखिए, ट्रेन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जिस इलाके का आप जिक्र कर रहे हैं, इस तरह के जितने भी दूर दराज के इलाके हैं हिंदुस्तान के, वहाँ छोटे छोटे बच्चे इसी ट्रेन के माध्यम से पढ़े हैं। हमने 5 साल के बच्चे से लेके बड़े स्टूडेंट तक, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ट्रेन में जाते हुए देखा और आते हुए देखा है। वो अपने स्कूल जाते हैं, अपने कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं। दूध वाले जाते हैं, सब्जी वाले जाते हैं, नौकरी करने वाले रोज़ जाते हैं। जो रायपुर और बिलासपुर के बीच जो लोकल चलती है उसमें नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं। तो ये ट्रेन में सफ़र करके लोगों से मिलने जुलने का जो डॉक्टर राकेश पाठक ने भी बताया, बहुत अच्छा बताया, ये हमारे अखिल स्वामी जी ने बताया कि गांधी जी सबसे पहले ट्रेन में ही सफ़र किया था। गांधी जी ने गांधी जी की ट्रेन यात्राएं आज भी इसीलिए मशहूर है कि वो 3rd क्लास में सफ़र करते थे। तो ये जो माध्यम उन्होंने चुना है ये बहुत ज़बरदस्त माध्यम है कि लोगों से मिलने जुलने के लिए उनकी तरह हो जाओ, उनके रास्ते पे जाओ। इसीलिए वो पैदल चले, इतना बड़ा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने भोपाल में जो भाषण दिया वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। वो कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं जी। अपनी पार्टी के बारे में कुछ न बोलकर लगातार कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं। और वो निश्चित ही रूप से अब डिट्रैक हो रहे हैं। जैसे महिला बिल पर हुए वो
कि महिला बिल ले आए और उसमें ओबीसी नहीं लाए, वो उनको उल्टा पड़ रहा है। इसी तरह ये जो अर्बन नक्सल है, ये अर्बन नक्सल क्या है किसी को नहीं मालूम। इसी तरह उन्होंने एक शब्द बोला था आंदोलनजीवी। इसी तरह किसानों का जब आंदोलन चल रहा था तो बोला था खालिस्तानी। तो ये सारी चीज़ें आदमी का फ्रस्ट्रेशन बताती हैं, ये बताती हैं कि अब उसके पास अपना कहने के लिए कोई सकारात्मक चीज़ नहीं है और वो जो है दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती प्रहार कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप गए हैं, अपनी बात कहिए, लोगों को बताइए कि मुझे और मेरी पार्टी को इसलिए वोट दीजिए। 20 साल हो गए बीजेपी को शासन करते हुए मध्य प्रदेश में, और वो कह रहा है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। जी। कितना आश्चर्यजनक बात है। 20 साल से वहाँ 2003 में उमा भारती सरकार लेके आई थी जी, और आज 2023 चल रहा है, लेकिन वो कह रहे कांग्रेस ने बना दिया। और सबसे आश्चर्यजनक बात है जो डॉक्टर हम कह रहे थे, डॉक्टर राकेश पाठक ने कहा, वो वहीं थे कि 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मंच पर बैठे थे उनको संबोधित करना भी उचित नहीं समझा, और उन्हें ही क्या, मंच पर बैठे हुए किसी भी नेता को संबोधित नहीं किया उन्होंने, जबकि राहुल एक एक नेता का नाम लेके बोल रहे थे जी। तो ये जो चीज़ है ये बताती है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो ये सोचते हैं कि मैं ही इस सरकार को वापस ला सकता हूँ, या हर राज्य में मैं ही चुनाव लड़ूंगा। कर्नाटक में उन्होंने ही चुनाव लड़ा था और यहाँ पर भी वही चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश पाठक सही कह रहे थे कि धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान का नाम हर जगह से गायब होता जा रहा है, उनके फ़ोटो छोटे होते चले जा रहे हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा लोगों को दिखाया जा रहा है जी। लेकिन जब नतीजे कर्नाटक की तरह आते हैं तो प्रधानमंत्री जी गायब हो जाते हैं और हार का ठीकरा जो है स्थानीय नेताओं पे फोड़ दिया जाता है जी। जीते तो हम, हारे तो तुम। सुनील शुक्ला जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, धीरे धीरे ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, बहुत स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस यहाँ काम करती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी पहुँचती हैं छत्तीसगढ़, फिर राहुल गांधी पहुँचते हैं, फिर अब 2 दिन बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहुँचेंगे, उनके 2 दिन बाद फिर प्रियंका गांधी पहुँचेंगी। ये एक सिलसिला चल रहा है, साइकिल चल रहा है, राहुल प्रियंका खड़गे। और ये न सिर्फ छत्तीसगढ़, ये ऐसे ही मध्य प्रदेश, ऐसे ही राजस्थान और चुनावी राज्यों में हम तेलंगाना में देख रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रही है कांग्रेस पार्टी। और राहुल गांधी जो अपनी बात कल रख रहे थे, कहाँ कहाँ हम श्योरली जीत रहे हैं, कहाँ का मतलब सर्टेनली जीत रहे हैं, कहाँ जीतने वाले हैं और कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, सारी बातें राहुल गांधी कल बता रहे थे। और अभी भी जो बात अपनी कर रहे हैं, और उसमें जब वो जनता के बीच जाने के अलग अलग माध्यम चुन रहे हैं, क्या जरा आपसे समझना चाहता हूं, ये भारत जोड़ो यात्रा ने जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिल गया था उस पेड़ के नीचे, वैसे ही इनको भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर के चलने के साथ साथ राहुल गांधी को भी एक ज्ञान मिल गया है कि नहीं, आपको जनता के बीच जाने के अलग अलग माध्यम और उसमें भी जो गतिशीलता है उसको बनाए रखना होगा। सवारी करनी होगी पहिए की, चाहे पैर की हो या पहिए की हो, लेकिन सवारी करनी पड़ेगी। जरा एक और बाइट सुनाना चाहता हूँ, फिर आता हूँ। पुरानी एक बाइट सुनाना चाहता हूँ राहुल गांधी की, और उसके बाद ज़रा ओबीसी पे जो राहुल गांधी ने कहा है वो सुनाता हूं, और उसके बाद ज़रा आता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हम कर रहे हैं और राहुल गांधी की ट्रेन की सवारी यहाँ क्या मायने रखती है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जरा सुनील जी आपके पास आऊं, लेकिन एक बार सुनिए जरा राहुल गांधी को। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं, और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है, असली निर्णय
हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, बाकी महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। सुनील जी, एक कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में, और बार बार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जीत के आएगी, जो काम आप नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे, यानी कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। और यहाँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ओबीसी का नाम ले रहे हैं, कास्ट सेंसस का नाम ले रहे हैं, और उसके बाद जब यहाँ से निकलते हैं तो ट्रेन की सवारी करते हैं, ट्रेन से वो बिलासपुर से रायपुर जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? धन्यवाद राजीव जी। मैं उन गिने चुने लोगों में शामिल हूं जो कभी भी राहुल गांधी को अविश्वसनीय नेता नहीं माना। मैंने कभी ये नहीं स्वीकार किया कि एक ऐसा नेता है जो जन सरोकारों से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं उनको गंभीर नेता हमेशा से मानता रहा हूं, क्योंकि मैंने उनको लोकसभा में और उनके पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी में कई बार देखा है। लोकसभा में बोलते हुए देखा है, विभिन्न विषयों में बोलते हुए देखा है, लोगों से बात करते हुए देखा है। तो मैं पप्पू वाली अवधारणा से मैं कभी सहमत नहीं था। और राहुल गांधी की अविश्वसनीयता ही थी या जन सरोकार से जुड़ी हुई राजनीति का ही परिणाम था कि उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। वो भारत जोड़ो यात्रा से नेता नहीं बने, बल्कि नेता होने के नाते ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। यह जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से जो उनका एक पब्लिक कनेक्ट था, एक जो बड़ा कैनवास था जनसंपर्क का, वो व्यापक हुआ और लोगों में उनकी और साख बढ़ी, जो लोगों को दिखने भी लगी, जो अब तक देख नहीं रहे थे या एक तरह से इनको पप्पू साबित करने में लगे हुए थे। वह पूरा का पूरा नरेशन था वो जो धराशायी हो गया। राहुल गांधी की यह साफगोई है और यही साफगोई राहुल गांधी को लोगों के बीच विश्वसनीय बनाती है। आज तक राहुल गांधी की जो विरोधी पार्टी है उसने कभी दावा नहीं किया कि वो किसी राज्य में सरकार नहीं बना रही है। जब उसको पता था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हार रही है तभी वो कहती थी कि 200+ सीट हम जीतेंगे। राहुल गांधी ने सरेआम यह कहा कि राजस्थान में हम क्लोज फाइट में हैं। कोई नेता नहीं कहता, यह स्वीकार करना बहुत कठिन होता है कि हम क्लोज फाइट में हैं। तेलंगाना में हम क्लोज फाइट में हैं। यह जो साफगोई है यही राहुल गांधी को लोगों के बीच विश्वसनीय बनाती है। यह जो ट्रेन की यात्रा है, यह जो स्कूटी पे बैठ करके जाना है, यह जो डिलीवरी बॉयज के साथ मिलना है, महिला किसानों के साथ खेत में धान रोप लेना है, मोटरसाइकिल बनाने वाले मैकेनिक के पास बैठ जाना है, यह केवल एक ड्रामा नहीं है। ये लगता है कि लोगों से जुड़ने की कोशिश है और उनके जो दुख दर्द है उनको समझने का एक प्रयास है। और इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि आप इन कुलियों से मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के इंचार्ज ने ट्वीट किया, कुछ चीजें बताई कहीं। उन चीजों को पढ़ने के बाद एक वीडियो आया इन कुलियों का, उसमें इनका आक्रोश आप देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस प्रचार का जबरदस्त तरीके से प्रतिवाद किया। वो कह सकते थे कि ठीक है, मिले आए नेता, हमसे बात की चले गए, लेकिन नहीं, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ प्रतिवाद किया। जो बात भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा कही जा रही थी कुलियों की इस मुलाकात को लेकर के, यह जो विश्वसनीयता कायम करने की कोशिश है, यह राहुल गांधी को अन्य नेताओं की तुलना में बहुत दूर ले जाती है। एक नेता नहीं कहता, कोई नहीं कहता कि हम चुनाव में क्लोज कंटेस्ट में हैं, और एक नेता जो प्रमुख राजस्थान में जहां उसकी प्रतिष्ठा दांव पे है, अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पे है, वो कह मैं क्लोज फाइट में हूं। ऐसा नहीं कि मैं चुनाव हार रहा हूं, लेकिन क्लोज फाइट में हूं, एक तरफा मेरी हवा नहीं है। यह क्लोज फाइट की स्वीकृति अपने इस बड़े नेता के द्वारा कहना कांग्रेस को बहुत आगे लेके चली जाती है। राहुल गांधी ने वही काम किया है जो अन्य लोग नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो जनता से जुड़ने की कोशिशें की हैं, यह कोशिश ही आज की तारीख में आवश्यक है, क्योंकि यह बार बार जो अर्बन नक्सल की बात क्यों कही जा रही है। आप बता दीजिए ना कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बाद से कौन बड़ी घटना होगी जो रमन सिंह के जमाने में नहीं हुई थी।
उससे कम घटनाएं हुई, किसानों के बीच में सरकार की लोकप्रियता बढ़ी, गवर्नेंस का असर बढ़ा, किसानों से ताल्लुक बढ़े, किसानों का सरकार से संपर्क बढ़ा, ये तमाम चीजें हुई। ये जो खास बात है, कांग्रेस ने जो अपने आप को जनता से जोड़ने की कोशिश की, और अब ये नक्सलवादी और इसके किसी का की चर्चा नहीं करती है सरकार, ये कांग्रेस के लोग, ये अपने नीतियों की बात कर रहे हैं। ये राजस्थान में राहुल गांधी ने क्या कहा कि हम धान खरीद रहे हैं, हम किसानों के साथ जोड़ रहे हैं, हम किसानों को सशक्त बना रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। इन चीजों के साथ ये जो मुद्दे उठाने हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं फिर एक इस बात से मैं असहमत हूं कि राहुल गांधी बनाम मोदी नहीं होना चाहिए चुनाव। जो जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, वही राजनीति की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं कि सरकार असफल है, सरकार अडानी की मदद कर रही है, सरकार भ्रष्टाचार रोकने में भी विफल है, सरकार गरीबों की चिंता नहीं कर रही है, सरकार जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका नाम लेने के तैयार नहीं है, सरकार जाति जनगणना के लिए तैयार नहीं है। सरकार की जो विफलताएं हैं और सरकार की जो रणनीतिक विफलताएं हैं, उसको हाईलाइट करने का, उसको जनता के बीच में ले जाने का जो राहुल गांधी की राजनीति है, मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ सबसे प्रभावी रणनीति है, क्योंकि इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। अगर इनके पास ये जवाब होता तो ये अब अर्बन नक्सल की बात नहीं करते, यह मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की बात करते, ये विपक्ष पे हमला नहीं करते कि मजबूरी में उन्होंने महिला आरक्षण बिल को पास किया। ये बात करते कि हमारी सरकार ने ये किया हुआ है। तो जो राहुल गांधी की राजनीति है, जो उन्होंने कर्नाटक में किया, जो उन्होंने हिमाचल में किया, जो ये मध्य प्रदेश में कर रहे हैं या राजस्थान में कर रहे हैं, उस राजनीति की आवश्यकता है और वही राजनीति कारगर होगी। राहुल बनाम मोदी, मोदी बनाम राहुल, इस राजनीति से मैं निजी तौर पर असहमत हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं निजी तौर पर असहमत हूं। यह जरूर है कि मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाने का जो अभियान है, उसके नेता राहुल गांधी है। उसके खिलाफ उसकी पूरी रणनीति का श्रेय है वो राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए। इस पूरे अभियान का श्रेय और इस अभियान को लोगों के बीच में विश्वसनीय बनाने का श्रेय राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए कि राहुल गांधी ने 2014 से लेकर के 2023 तक इस सरकार के खिलाफ जो हमले थे उसको कम नहीं किया। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जिन बातों को कहते रहे, उन बातों को लगातार वो कहते रहे और बड़ी दमदारी के साथ कहते रहे। अगर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला है, तो उसको कहीं उन्होंने उस बात में को कहने में कहीं उन्होंने संकोच नहीं किया। अगर सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने अपनी बात कही, पूरी दमदारी के साथ अपनी बात कही, कोई किसी बात में उन्होंने कभी संशोधन नहीं किया और न उस धार को कम किया। यह जो उनकी धार है, विश्वसनीयता है, ताकत है और आक्रामकता है, यही राहुल गांधी को विश्वसनीय बनाती है और इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा तैयार करती है। जी, सरकार के खिलाफ, इस सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं राहुल गांधी और उसमें कहीं ना कहीं बहुत आगे निकले हुए नजर आते हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास और आपसे भी समझूं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, और ये अगर देखा जाए अविभाजित मध्य प्रदेश ही है जो अविभाजित हो गया है, 2 पार्ट में है, लेकिन राहुल गांधी जो बातें यहाँ कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो ट्रेन की सवारी है उनकी, उसको लेकर के क्या हलचल हो सकती है, जरा आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहूँगा। ट्रेन की सवारी से कितनी दूर तक राहुल गांधी ने जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर ली है? राजीव जी, जो लोग छत्तीसगढ़ को नहीं जानते, वे इसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। छत्तीसगढ़ में ये ट्रेनें वहां की जीवन रेखा है, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन मुंबई की जीवन रेखा है। इस बात को समझने की जरूरत है और राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। हालांकि पहले वे रायपुर से बिलासपुर जाने वाले थे सुबह, लेकिन वो ट्रेन बहुत लेट थी तो वो दूसरे रास्ते से गए और लौटते वक्त बिलासपुर से रायपुर आए, ये तय है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 सभाएं की है, भोपाल में और जयपुर में, दोनों सभाओं में उनका भाषण एक ही था, केवल जगह बदल दी, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है तो परिवर्तन रैली थी, यहाँ बीजेपी की सरकार है तो यहाँ जन भावना कुछ और नाम था, वो रैली थी। उन्होंने बातें वो की वही कही, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरा बड़ा मनोरंजन हुआ, मुझे बहुत मजा आया भाषण सुन के। उन्होंने कहा कि
जो जो बातें हमने कही वो हम सब करते हैं। हम अपनी बात के पक्के हैं। मोदी जी ने यह कहना चाहा, उन्होंने कहा कि गारंटी की गारंटी है मोदी, यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो मुझे बिल्कुल याद आया, मेरे खाते में 15 लाख आ गए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया, मुझे पता चला। फिर बुलेट ट्रेन चल गई है देश में, महिलाओं के साथ पूरा न्याय होने लगा है। और मोदी जी ने जो जो बातें कही, उन्होंने कहा कि साहब देखिए मुझे टॉयलेट बनाने पड़े क्योंकि पुरानी सरकारों ने नहीं बनाए थे। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पुरानी सरकारों के पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। उन्होंने आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, बांध बनाए, बिजली घर बनाई, सड़क बनाए, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, अस्पताल खोले। हालांकि पहले वाली सरकार ने भी निर्मल भारत योजना बनाई थी, लेकिन इनका कहना था कि हमने ये किया। पिछले 6 महीने में 7 बार मोदी जी मध्य प्रदेश आ चुके और 5 तारीख को 8वीं बार आएंगे। यानी मुख्य चुनाव प्रचारक का काम वो पूरी शिद्दत से कर रहे हैं और ये सब सारा काम वो अपनी ड्यूटी पे कर रहे हैं, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पे कर रहे हैं। उन्होंने कभी सीएल की अर्जी नहीं दी। राजस्थान में वे 11 महीने में 9 बार आ चुके हैं और 11 महीने में 9 बार आने के बाद अब फिर अगले महीने आने वाले हैं। मतलब उन्हें वो सरकारी ड्यूटी पर रहते हुए पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं करती। आज उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, भोपाल में भी कही और जयपुर में भी कही। उन्होंने कांग्रेस का लोहा मान लिया। उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस लोहे की पार्टी है, लोहा है कांग्रेस। कांग्रेस के लोहे को मान लिया, पर यह कहा कि साहब उसको थोड़ा जंग लग गया। ये बात उन्हें कहनी पड़ी क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ था नहीं। और अर्बन नक्सल की बात उन्होंने कही। उनका सारा भाषण नाटकीय इस तरह था। कल राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था। वो भाषण ये था कि हम नैरेटिव सेट करते हैं और बीजेपी उस नैरेटिव पे आज के दौर में चुनाव का प्रचार करती है। तो वो बात आज ही साबित हो गई। अर्बन नक्सल के बारे में उन्होंने कहा, आरक्षण के बारे में कहा, महिला आरक्षण के बारे में कहा, जिसे बहुत चर्चित नाम उन्होंने दिया है। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस ने इच्छा शक्ति खत्म कर दी, कांग्रेस के नेताओं को ये हुआ, कांग्रेस के नेताओं, मतलब जितनी चिंता उनको कांग्रेस की है उतनी बीजेपी की नहीं है। ये बात बहुत अचरज की लगी। फिर उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। उन्होंने फिर गांधी जयंती को याद किया। गांधी जी को याद किए बिना चुनाव में वोट नहीं मिल सकता। ये सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने जोर शोर से कहा कि हमने लोकसभा और राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया, जिसका बहनें इंतजार कर रही थी। तो राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि अगले 10 साल तक ये कानून लागू हो जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कानून आया है, जिस तरीके से लागू होगा, होने वाला नहीं। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि हम गारंटी की गारंटी। और कुछ देर पहले ही माननीय शिवराज सिंह चौहान के बारे में 2 माननीय साथियों ने कहा था कि उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने किसी का भी नाम लिया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा यह भी बड़ा दिलचस्प लगा, बहुत मनोरंजक लगा। उन्होंने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भगवान की तरफ से भारत को मिले हुए वरदान हैं। तो हे भगवान, हमें वरदान मत देना। भगवान के वरदानों से इस देश का पेट भर गया है, देश थक गया है वरदान को पा पा के। अब हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, हमें तो एक सामान्य आदमी चाहिए, काम करने वाला आदमी चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। तो कहने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। एजेंडा राहुल गांधी ने सेट कर दिया है। ट्रेन में जाके राहुल गांधी ने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में जितनी ट्रेनें चल रही हैं वे ट्रेनें लोगों के लिए नहीं चल रही है, कोयला ढोने के लिए चल रही है। और कोयला इसलिए ढोना जरूरी है कि अडानी के, दूसरे उद्योगपतियों के केंद्रों में, उनके पावर प्लांट पे और दूसरी जगहों पे कोयला वक्त पे पहुंच सके। और आश्चर्य की बात है कि एक राज्य में, पूरे राज्य में हर व्यक्ति इस बात का विरोध कर चुका है कि हमारे यहाँ ट्रेनों की स्थिति सुधारी है, लेकिन नहीं सुधार पा रहे। और बलिदान की बात करते हैं, अर्बन नक्सल की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, वो भूल गए कि इस देश में सबसे ज्यादा किस पार्टी के नेताओं को नक्सलियों ने निशाना बनाया। छत्तीसगढ़ के लोगों को याद है कि कितने नेता कांग्रेस के हैं जो नक्सलियों के निशाने पर रहे और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। और बीजेपी के और आरएसएस के कितने लोग हैं, लोगों को याद है। तो छत्तीसगढ़ में जो निशाना राहुल गांधी ने किया कि लोगों की समस्याओं से जुड़े, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नक्सलियों की बात करके बताना चाहते कि देखिए
इन लोगों ने ज्यादा बलिदान दिया है, इन लोगों ने लुआ दिया। तो मोदी जी का एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो एंटी पब्लिसिटी बहुत अच्छी करते हैं। जहां मोदी जी बोलते हैं वहां बीजेपी को मिलने वाले वोट आजकल कम हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी मत आइए, मध्य प्रदेश में तो लोग हाथ जोड़ने लगे कि मोदी जी मत आइए, अमित शाह मत आइए, पूरा शहर बर्बाद हो जाता, आवाजाही बर्बाद हो जाती है। जिस राज्य में राहुल गांधी ट्रेन में जाते हैं और दूसरे राज्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके कई मंत्री भारी ट्रैफिक जाम में फंसे क्योंकि मोदी जी आ गए। तो कुल मिला के मनोरंजन की पूरी व्यवस्था मोदी जी ने कर दी है। बची खुची कसर हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है। मनोरंजन की कोई कमी नहीं है। और भगवान ने जो वरदान दिया है हमें लगता है कि भगवान अब हमें वरदान मत देना। वरदानों से हमारा पेट भर गया है, हमारी अगली पीढ़ियां तर हो गई हैं। और वे लोग जो वरदान बोलते हैं उनका नाम तक नहीं लिया जाता, लेकिन वो उनको वरदान बोलते हैं। उनका चेहरा चुनाव में सामने नहीं है। ये कहा जाता है कि मोदी के दिल में है मध्य प्रदेश, तो राजस्थान क्या है? क्या मोदी के दिल में नहीं है? छत्तीसगढ़ नहीं है? प्रधानमंत्री के दिल में तो पूरा देश होना चाहिए। एक राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हो कि मध्य प्रदेश उनके दिल में है, तो बाकी राज्य उनके दिल में नहीं है? क्या यूपी नहीं है दिल में? क्या हरियाणा नहीं है? दिल्ली नहीं है? लेकिन इस तरह की जुमलेबाजी लोग तंग आ गए हैं। और जितने ज्यादा प्रचार मोदी जी करेंगे उतना कांग्रेस को फायदा होगा। राजीव जी। डॉक्टर राकेश पाठक जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, फिर आता हूं संजय जी आपके पास। जी मुझे सिर्फ एक दो बातें जोड़नी है। प्रकाश जी ने बहुत विस्तार से बात कही। प्रकाश जी 13 मोदी जा चुके अब तक। एक प्रधानमंत्री विशेष रोकना चाहूंगा डॉक्टर राकेश पाठक जी। जी प्लीज बोलिए। ऑडियो अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है जी प्लीज। जी, मैं दो एक बात और जोड़ना चाहता था कि प्रधानमंत्री ने आज शिवराज सिंह चौहान की जो सबसे चहेती योजना है, जिसके बल पर इस चुनाव को जीतने की कोशिश हो रही है, लाडली बहना योजना, उसका नाम भी नहीं लिया आज प्रधानमंत्री ने। कोई जिक्र नहीं किया। पूरा मध्य प्रदेश पटा पड़ा है लाडली बहना के विज्ञापनों से। 10 तारीख आने वाली है, चिंता मत करो बहनों वगैरह वगैरह। 10 तारीख फिर आने वाली है, उसका जिक्र भी उन्होंने नहीं किया। एक बात और, अर्बन नक्सल उन्होंने कहा, शकील जी याद दिला रहे थे, तो हम लोग ये भूल गए कि हम सब जो 7 लोग यहाँ बैठे हैं, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कलम नक्सल कहा था सर। कलम फिर आपका ऑडियो चला गया, लेकिन हाँ सही कह रहे हैं आप। और प्रधानमंत्री अलग अलग ढंग से लेकिन जब नक्सल कहते हैं, और इस पर चर्चा हो ही रही थी अभी थोड़ी देर पहले, आप में से ही किसी साथी ने कहा भी कि अगर आप नक्सल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार उसके खिलाफ मुहिम अगर छेड़कर बैठी हुई है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी से बेहतर और कौन समझ सकता है, भुक्तभोगी है नक्सल हमले का। एक नहीं 36 अगर कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ जन जो है, वरिष्ठ नेता जो हैं, वो अगर शहीद हो गए उसमें, तो उससे बेहतर और कौन समझ सकता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल को आउटसोर्स की हुई है नारे और नीतियों के लिए। तो इससे अब मोदी जी बचा है इस पार्टी को भी और इस देश को भी। लेकिन संजय जी आपसे समझना चाहता हूं, बहुत सारी बातें हम लोगों के लगभग घंटे भर से आप बातें सुन रहे हैं, और इसमें राहुल गांधी की नीतियों की हम बात कर रहे हैं। नारे और नीतियों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह ही रहे हैं कि उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन इस आउटसोर्सिंग जिसको भी इन्होंने की है, क्या आपको लगता है कि जिसको किया है वो बहुत शानदार ढंग से सलाह दे रहा है? और अगर ये बात मोदी जी समझ रहे हैं, तो शायद मोदी जी को हम लोग ये सलाह देंगे कि जिसको इन्होंने आउटसोर्स किया है उसको आप भी आउटसोर्स कर दो, बेहतर होगा। क्या संजय जी? बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था। और जब मैंने पहली बार उनका भाषण सुना तो मेरी यही बात आई। पहले अर्बन नक्सल को हम लोग क्लियर कर लें कि अर्बन नक्सल मोदी जी क्या कहते हैं, अर्बन नक्सल से वो क्या मीन करते हैं। अर्बन नक्सल मोदी जी का कॉइन किया हुआ वर्ड है, और वो हर शहरी के लिए है। हर वो शहरी जो भाजपा संघ परिवार या मोदी जी के खिलाफ है,
वो मोदी जी के शब्दों में अर्बन नक्सल है। बाद में पत्रकारों के लिए उन्होंने वो कलम नक्सल जो बना दिया वो एक स्पेसिफिक है, लेकिन आमतौर पे हर पढ़ा लिखा शहरी जो मोदी जी के खिलाफ है या संघ परिवार के खिलाफ है, वो उनकी भाषा में अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल इसलिए बनाया गया कि जो लोग मोदी जी के खिलाफ है और बहुत घोषित या प्रचारित नहीं है, उनको किसी तरह से नियंत्रित किया जा सके। उसके लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के जरिए सबूत प्लांट करके गिरफ्तार किया गया और प्रचारित ये किया गया कि वो नक्सल अर्बन नक्सल है। किसी को गिरफ्तार करने के लिए माहौल तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक नाराज हो जाएगी, ये स्पष्ट हो जाएगा कि भाई ये जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ये बनाने के लिए ये आरोप है बाकायदा कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्लांट करके किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बारे में ये फैला दिया जाए कि वो अर्बन नक्सली है। आरोप सही है गलत है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरोप अपने आप में कितना गंभीर है ये हम सब लोग समझ सकते हैं। इसको आर या पार क्यों गया? जब आर और पार नहीं किया गया, क्यों नहीं माने कि वो झूठा है? सरकार के पास पूरी ताकत है, पूरा समय था, सरकार इस बात को आर या पार कर सकती थी कि ये सही है या गलत है। सरकार ने नहीं किया, इसलिए मैं ये मान रहा हूं कि सरकार पहले लोगों को बदनाम करती है कि फलाना अर्बन नक्सल है, जो होना कोई गलत नहीं है। सरकार की परिभाषा से अर्बन नक्सल होना क्या गैरकानूनी है? हमने कोई गैरकानूनी काम किया नहीं, या जिसको भी सरकार अर्बन नक्सल कहती है, मोदी जी नक्सल कहते हैं, वो उसने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया, कोई अपराधी नहीं है। और होता तो जाहिर है मोदी जी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो जाहिर है वो अर्बन नक्सल कह के अपने हिसाब से एक समूह को, कुछ लोगों को बदनाम करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई का जस्टिफिकेशन बनाते हैं। ये उन्होंने पिछले 10 साल में किया है उन लोगों के लिए जो बहुत जाना पहचाना पॉलिटिशियन नहीं है और जिनको जेल में बंद करने के लिए पर्याप्त बहाना चाहिए। तो ये उन्होंने अर्बन नक्सल से किया है। और अब जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, बैंकरप्ट हुई और उसके बाद उसने ठेका अर्बन नक्सल को दे दिया, तो भाई जब सब हो गया तो अर्बन नक्सल को ठेका देने के लिए पैसा कहां से आया? तो ये तो उन्हीं की बात में काट है। और दूसरी बात कि कोई भी अच्छा काम करना चाहता है, अपने स्रोत से नहीं कर पाता, अपने संसाधनों से नहीं कर पाता है, तो आउटसोर्स करता है सो दैट कि उसको बेस्ट सर्विसेज मिले। तो अगर कांग्रेस ने आउटसोर्स किया है कुछ, तो बेशक वो जरूरी था, अच्छा था, इसलिए किया है। अब वो किससे किया है? वो अर्बन नक्सल है, वो मोदी जी के लिए अर्बन नक्सल है, लेकिन अर्बन नक्सल तो कोई अपराधी है नहीं। तो जाहिर है बेस्ट से किया है, जिससे किया जाना चाहिए था उसी से किया है। ये नरेंद्र मोदी कांग्रेस के बारे में प्रचार कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से भले कांग्रेस की शिकायत कर रहे हैं कि कांग्रेस आउटसोर्स कर रही है अर्बन नक्सल से, लेकिन अर्बन नक्सल के बारे में हम लोग जो समझते हैं या जनता जो समझ रही है, मोदी जी प्रचार जो करते रहे, वो तो यही है ना कि जो पढ़े लिखे समझदार शहरी लोग हैं, मोटे तौर पे वही अर्बन नक्सल कहे जाते हैं। तो जाहिर है उन्हीं से उन्होंने लिया है, वो गांव के मुखिया और सरपंच से नहीं लिया है, और उन्होंने शहर वालों से लिया है। उसका असर दिख रहा है, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। और मोदी जी एक तरह से कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं कि इन्होंने अर्बन नक्सल से लिया है। भले वो ये कहना चाहते हो कि अर्बन नक्सल से लेना गलत है, लेकिन सब कोई जानता है कि चुनाव जीतने के लिए कोई अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ तरीके अपनाएगा, और वो दिख रहा है। इनके पास कांग्रेस की शिकायत करने के लिए भी कुछ नहीं है। 10 साल में ये वही बातें करते आ रहे हैं। और उसमें सबसे दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी को इन्होंने अपना प्रतिद्वंदी खुद मान लिया था और खुद ही पप्पू बनाने से शुरुआत की थी। और 10 साल के बाद ये इतनी बुरी तरह पिट गया कि पप्पू तो कहीं याद नहीं किया जाता, कोई बोलता नहीं, हम ही लोग कभी कभी बोल देते हैं। लेकिन और उन्होंने इतना परेशान कर रखा है इनको कि इनकी परेशानी दिख रही है। और अगर ये अपना भाषण आउटसोर्स नहीं करेंगे तो इसी तरह कांग्रेस का प्रचार करते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि इनको अपना भाषण आउटसोर्स करना चाहिए, चाहे संघ कार्यालय से करें, चाहे पांजने से करें, किसी से करें, पर भाषण आउटसोर्स करें, क्योंकि उसमें विविधता तो आए, उसमें नयापन तो हो। अगर वो नहीं होगा और ये आउटसोर्स नहीं करेंगे और अपने ही दम पर 10 साल तक लगे रहेंगे, तो यही होगा कि वो भाषण देंगे, समझेंगे कि विरोध कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो कांग्रेस और राहुल गांधी का प्रचार हो रहा है। राजीव जी, एक टेप या एक रिकॉर्ड को पहले बहुत बजाते थे तो घिस जाता था,
आपको याद होगा, अब तो डिजिटल का ज़माना आ गया है, लेकिन पहले वो घिस जाता था, वो टेप या रिकॉर्डर जो है, तो ये उसीलिए कहते हैं घिसी पिटी बात। वो बार बार आप एक ही बात को अगर दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि मुद्दे आपके पास नहीं हैं और आप अपने राज्य में जा रहे हैं, आप बौखलाए हुए इतने हैं, इतने परेशान हैं कि आपकी अपनी योजनाएं जो हैं उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और राकेश पाठक जी कह रहे थे कि उन योजनाओं का जिक्र अगर आप नहीं करते हैं, आप ये नहीं बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और पिछले 18 साल में हमने किया क्या है, और अगर 5 साल और हमको लेके आएंगे तो हम और क्या करेंगे, लेकिन आप इन सब बातों को ना रख करके आप कह रहे हैं सीधे कि कांग्रेस को आप लाओगे तो क्या होगा। एक बात और सुनने को मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अगर आप कांग्रेस को ले आए तो ये जो हमने बिल पास करवाया है ये अटक जाएगा, यानी कि ये जो महिला आरक्षण बिल है ये अटक जाएगा। यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि अभी आप ये लाने वाले नहीं हैं। हालांकि सदन के अंदर भी आप कह चुके हैं, आपके अमित शाह कह चुके हैं, जेपी नड्डा कह चुके हैं दोनों सदनों में कि 2029 से पहले ये बिल नहीं आने जा रहा है। घोषित तौर पे, लिखित तौर पे है, ये ऑलरेडी प्रोसीडिंग में है। खैर, आना चाहता हूं एक बार फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। अब जल्दी जल्दी जरा हम लोग रैपिड फायर करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समापन की ओर ले जाते हैं। स्वामी जी, जरा आपसे समझूं, राहुल गांधी, अब अर्बन नक्सल, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि यहाँ मोदी जी ज़रा ट्रैक से उतर चुके हैं और राहुल गांधी बार बार जो नैरेटिव की बात कर रहे थे, अभी शायद डॉक्टर राकेश पाठक जी कर रहे थे या प्रकाश जी, कि आप दोनों में से किसी ने किया, कि जो राहुल गांधी जिस नैरेटिव की बात कर रहे थे अभी 2 दिन पहले, कल ही 1 दिन पहले, उस नैरेटिव को फिर से सेट करके दे दिया है। मतलब रोज एक नैरेटिव सेट करते हैं और बोलते हैं अब चलो खेल लो, अगर खेलने में अगर तुम में दम है तो, वरना क्लीन बोल्ड होके आ जाना। इस हिसाब से देखा जाए यही चल रहा है क्या? देखिए राजीव जी, जब आप कह रहे थे कि मोदी जी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने 9 साल में क्या किया, आश्चर्य हुआ मुझे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मोदी जी ये बताएं कि 9 साल में मैंने सारी सरकारी संपत्तियों को बेचकर औने पौने दाम पर अडानी को दे दिया? क्या वो ये बताएं कि 13 महीने जब किसान अन्नदाता दिल्ली के आसपास बैठा था तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी और 750 किसानों ने अपनी जान दे दी? क्या मोदी जी ये बताएं आप चाहते हैं? क्या ये राजनीतिक हाराकरी नहीं होगी कि वो ये बताएं कि युवाओं को जो मेहनत करके आर्मी में जाते थे, डिफेंस फोर्सेज में जाते थे, अब उनको 4 साल की नौकरी मिलेगी? क्या वो ये बताएं कि डीएपी और यूरिया के बैग में तौल कम कर दी गई और दाम बढ़ा दिए गए? क्या वो ये बताएं, आज राजीव जी जितने लोग आपके श्रोता हैं और मैं सुबह से क्या इतने महीनों से देख रहा हूं, जो भी चीज हम खरीदने जाते हैं उसकी साइज छोटी होती जा रही है। पहले जो एक चीज इतनी बड़ी मिलती थी, आधी मिल रही है, दाम बढ़ रहे हैं और प्रोडक्ट की साइज छोटी हो रही है। तो क्या मोदी जी आप चाहते हैं ये बताएं? देखिए, मैं तो राजीव जी बताता हूं, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग मजाक करते थे अपने क्लास फेलो से, हम उससे कहते थे कि भैया 18 घंटे काम करोगे देश का बहुत नुकसान हो जाएगा, देश का कम नुकसान करना है तो 12 घंटे काम करो, देश का फायदा करना है तो बिल्कुल काम मत करो। तो ये लोग जो कहते हैं ना कि 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, राष्ट्रहित इस बात पे है कि अगर वो 2 घंटे काम करें या नाम काम न करें, देश का ज्यादा फायदा होगा। देखिए, कुछ ऐसे चीजें होती हैं, ये राजनीतिक परिवेश मत कह रहा हूं, कोई मानहानि वगैरह मुझे न कर दे। जैसे दीमक होती है, अब दीमक 18 घंटे काम करेगी तो बताइए क्या होगा। तो इसलिए दीमक को काम नहीं करने देना चाहिए, उसके लिए टर्माइट किलर चाहिए, उसमें स्प्रे करने की आवश्यकता है। ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक जनरल बात कर रहा हूं, कृपा करके इसको दिशा में ना ले जाए। तो जितना कम काम करेंगे उतना राष्ट्रहित होगा, और जितना बाकी लोगों को काम करने देंगे, और जो ये राहुल गांधी लोगों से मिल रहा है, ये अर्बन नक्सल नहीं है, ये देश के युवा हैं, ये देश के गरीब लोग हैं, सताए हुए लोग हैं। इनको कृपा करके माननीय मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, इनको अर्बन नक्सल न कहें। ये गरीब लोग हैं, ये अडानी वडानी होंगे आपके जो ब्लैक का मनी कमाते हैं, ये गरीब लोग अर्बन नक्सल नहीं होते। स्वामी जी, ऐसे आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपकी हर बात राजनीतिक बात होती है।
ये मानी जाएगी। खैर, प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। बहुत सारी बातें बहुत चुपचाप आप सुन रहे हैं, ज़रा आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूँगा। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक जो राजनीति चल रही है, उसमें ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, क्या मायने, कितने मायने रखते हैं 2024 के लिहाज से अगर देखा जाए? क्योंकि जो भी चुनाव आते हैं उसको हम लोग कह देते हैं ये सेमीफाइनल है। क्या आपको लगता है कि ये रियली ये फाइनल सेमीफाइनल है? ये देखिए तय करेगा कि बीजेपी 2024 के चुनाव में किस मनस्थिति से जाती है। कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का एजेंडा एकदम सेट है और कांग्रेस का एक भी दल बाहर जाने वाला नहीं है। वो गोदी मीडिया जो भी चलाता रहे। और अभी जो 2 दिन में, पिछले 1-2 दिन में जो नीतीश कुमार के खिलाफ एक कैंपेन चला है, उसकी जड़ में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट का अनाउंसमेंट है कि वो आने वाली है। तो जो बात आप कह रहे थे कि मोदी जी की गाड़ी, मतलब उनका जो पूरा कैंपेन का या कम्युनिकेशन का प्लान है वो पटरी से उतर चुका है। हम लोग कई बार बात करते हैं यहाँ पे राजीव जी टेस्ट बलून की। याद कीजिए कि हम लोग जब मुंबई में थे, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के दौरान ही स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की बात आ गई और उस वक्त भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि इसमें कुछ नहीं निकलेगा। ये अनाउंस पहले कर दिया और बाद में हुआ। अब उसमें क्या क्या चीजें आई, 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, कौन से तमाम बिल की चर्चा हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा भी हो गई और कुल मिला के वो सेटल हुआ महिला आरक्षण बिल पे भी, जिसमें कुछ नहीं मिला, जिसमें भी कांग्रेस ने बाजी मार ली या अच्छी एक स्मार्ट पॉलिटिक्स की, जो कि सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स से जेल करता है, जो उनसे मेल खाता है। और मैं अभी आपको भविष्यवाणी एक और कर दूं कि इसी विधानसभा इलेक्शन से पहले मोदी जी महिला आरक्षण में ओबीसी की बात करना शुरू कर देंगे। वो बस उनसे छूट गई है और उसको वो करेक्शन लाएंगे और किस घुमाव के साथ करेक्शन लाएंगे ये हमको देखना बाकी है। तो जो बात है कि वो उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई और एक के बाद एक गलतियां हो रही हैं और वो गलतियां इसीलिए हो रही है। एक बड़ी वजह राजीव जी गलतियों की क्या है, चाहे वो कनाडा का मामला आप देख लें, चाहे और दूसरे मामले देख लें, जब आप ब्यूरोक्रेसी को एक कोटरी के रूप में बना लेंगे, किसी को रिटायर ही नहीं करेंगे, तो जो बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपसे गलतियां कराना शुरू कर देती है। ये सिलसिला बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से चल रहा है कि लगातार वो गलतियां करवा रही है ब्यूरोक्रेसी और आपको मुश्किल में डाल रही है। और अभी तक जब हम लोग बात कर रहे हैं, जो शब्दावली का इस्तेमाल बिधूड़ी ने किया, रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में, उसके खिलाफ अभी तक स्पीकर ने कोई एक्शन नहीं लिया है, बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। और वो अब आज भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो रमेश बिधूड़ी मिले हैं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से, तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। और वो जो दानिश अली के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो ये जब दिखा रहा है कि किस तरीके से इनकी पूरी पटरी, गाड़ी जो है पटरी से उतर गई है। कभी आप इंडिया और भारत करते हैं, फिर आप उसको लपेट लेते हैं, फिर आप सनातन लाते हैं, सनातन को देख रहे हैं कि सनातन में हिंदू मुसलमान नहीं निकल रहा है कुछ, तो वापस आप रमेश बिधूड़ी को इस्तेमाल करते हैं लोकसभा के अंदर उस पटरी से पे वापस लाने के लिए हिंदू मुसलमान की। ये तमाम एक्सपेरिमेंट जो बीजेपी कर रही है या मोदी जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो बैकरूम टीम है, उस बैकरूम टीम में कुछ कंफ्यूजन है या कुछ और लोग वहां पहुंच गए हैं जो उनसे गलतियां करवा रहे हैं। राजीव जी, कुछ
कुछ लोग हैं जो गलतियां करवा रहे हैं, हो सकता है ये हो, या मोदी जी सुनते किसकी हैं, ये भी लोग, कई लोग उनके ही करीबी बोलते हैं कि भाई वो तो किसी की सुनते नहीं है, उनकी पूरी प्लानिंग खुद की होती। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपसे भी समझूं, आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि देश की सियासत के लिए अभी जिस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वक्त मतलब इस 8:23 पे नहीं, ओवरऑल जो ये समय है, इस समय जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं 2024 के लिए एक दिशा बनाते हुए हमारे सामने दिखाई ज़रूर दे रहा है। और वैसे में मोदी जी की रणनीति और इधर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की रणनीति को देखा जाए, पैरेलली देखा जाए, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और क्या सचमुच जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी की अपनी नीति जो है, उनका चुनाव में जो उनके भाषण का अंदाज़, उनके भारत जोड़ो यात्रा जारी है का अंदाज़, ये सब जो है वो सचमुच आज की तारीख में क्या वो अब मोदी जी की राजनीति पर बहुत भारी पड़ चुका है, मतलब उनकी नीतियां भारी पड़ चुकी हैं, इसीलिए वो दबाव में है, ये माना जाए? मैं प्रशांत जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। राजीव जी, उन्होंने कहा कि जैसे दानिश अली का मुद्दा लेकर आए, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं भी ऐसा मानता हूं कि जब उनके तर्कश के सारे तीर बेकार होते हुए उन्हें दिख रहे हैं, तो वे अंत में अपने आजमाए हुए नुस्खे पर ही आएंगे। इसका मैं एक उदाहरण और दे देता हूं। आज शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो जो 19 तारीख का है, संयोगवश वो देर से हमारी नजर में आया है, उसमें शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई मध्य प्रदेश में सरकार में, तो ये लोग हिंदू महिलाओं को बिंदी और चूड़ी पहनना भी मुश्किल कर देंगे। प्रशांत जी, आप उस बयान को देखिएगा, ट्विटर पर आपको मिल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, 4 बार का मुख्यमंत्री, कह रहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो महिलाओं को चूड़ी पहनना और बिंदी लगाना कांग्रेस मुश्किल कर देगी। आजादी के बाद जिस पार्टी ने कथित 75 साल में से 65 साल या 60 साल सत्ता भोगी हो, सत्ता में रही हो वो पार्टी, तो क्या हमारे घरों की महिलाएं, हमारी दादी नानी, हमारी माँ, हम लोगों को उन लोगों को चूड़ी पहनने, बिंदी लगाने से रोका था कांग्रेस पार्टी ने क्या? लेकिन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत यह है कि शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता जब हिंदू मुस्लिम नजरिए से ऐसा बयान देता है, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी कितनी हताशा से गुजर रही है। नरेंद्र मोदी भी कमोबेश अपने सारे नुस्खे बेकार जाते देखकर अंत में उसी पिच पर आएंगे। हिंदू मुसलमान ही करेंगे, 2024 तक किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। देश के 3 जिम्मेदार लोग इस बात को कह चुके हैं, एक भूतपूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक, सांसद महुआ मोइत्रा, और एक और मैं नाम भूल रहा हूं, किसने कहा है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या किसी सभ्य समाज में इसकी कल्पना की जा सकती है, जो 3 राज्यों का राज्यपाल रहा हो, वो ये कहे कि राम मंदिर में विस्फोट करा सकते हैं ये लोग? महुआ मोइत्रा कह रही है, उद्धव ठाकरे, तीसरा नाम याद आ गया। 3 जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि उस राम मंदिर को, उसके दर्शन कराने के लिए ले जाई जा रही भीड़ को, उन काफिलों को कुछ भी किया जा सकता है उनके साथ। तो मेरा ऐसा मानना है, ये जो समय आपने कहा 8:23 नहीं, सत्ताधारी दल के चेहरे पर 12 बज रहे हैं, और उसकी चिंता के कारण वे किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं चुनावी लाभ के लिए, चुनावी पैंतरेबाजी के लिए। नरेंद्र मोदी से आप ये उम्मीद मत करिए कि वे आने वाले दिनों में अपने भाषणों में, अपने विचारों में कोई ऐसा काम करेंगे कि आपको लगे कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का प्रधानमंत्री बोल रहा है। जो व्यक्ति संसद में अपने सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद द्वारा कहे गए निकृष्टतम शब्दों पर मौन है आज तक, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप, राजीव जी? तो मैं ऐसा मानता हूं, ये हताशा और बढ़ेगी, वे किसी भी सीमा तक जाकर कुछ भी कर गुजरेंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या कुछ आप समझते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? नरेंद्र मोदी अब बिलासपुर जाने की तैयारी कर रहे होंगे, 30 तारीख को बिलासपुर जाएंगे, और वहां पे फिर वही बातें दोहराएंगे जो जयपुर में या भोपाल में उन्होंने कही है। लेकिन उनकी बातों का असर ज्यादा होगा, इस पे मुझे शक है, शंका है कि लोग उनकी बातों पर बहुत भरोसा करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असली मौनी बाबा हैं। जब मणिपुर का मामला होता है वे कुछ नहीं बोलते, जब महिला खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार होता है वे कुछ नहीं बोलते, संसद में उन्हीं की पार्टी का सांसद उल जलूल बातें करता है वो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो बोलते उन बातों पर है जिन पर उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। उन्हें सही और गलत के बारे में जो विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय लेने की क्षमता उनकी शायद कम हो गई है। 73 वर्ष के हो चुके हैं और उनके भाषणों में भी लगता है कि जिस तरह वो ओराए बोराए रहते हैं तो लगता है कि प्रधानमंत्री को ऐसे बोराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, वे अपनी बात सीधे सीधे कह दें कि हमारी पार्टी को वोट दें तो भी लोग सुन लेंगे, लेकिन वो जो नाटकीय तत्व डालते हैं तो वो लोगों के मनोरंजन का साधन बनता है, लोगों के प्रेरणा का साधन होना चाहिए। उनकी बातें लोगों को प्रेरक लगनी चाहिए, उनके कर्मों से लगे कि हाँ भाई प्रधानमंत्री ने कहा है मतलब होगा, जो नहीं हो रहा। राजीव जी और संजय जी आप क्या सोचते हैं जी? बिल्कुल, मैंने वही है कि इन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी कि राहुल गांधी इनके लिए चुनौती बन सकते और इनके पास उससे निपटने का कोई तरीका था ही नहीं, इन्होंने सोचा ही नहीं और अभी भी उनके अपने तरीके से राहुल गांधी से निपटना उनको समझ में आ रहा है कि मुश्किल है। तो वो अपने पुराने तरीके जो थे उन्हीं में से नया खोज रहे, नया ढूंढ रहे हैं, जो वो अभी सब किया महिला विधेयक और ये वो एक देश एक चुनाव वगैरह वगैरह, लेकिन उनको नया मिल नहीं रहा है और उनको अभी भी यकीन है कि पुराना तरीका ही काम आएगा हिंदू मुसलमान। लेकिन राहुल गांधी उसका जिस ढंग से मुकाबला कर रहे हैं, जैसे दानिश खान को जैसे गाली दी गई और राहुल गांधी उनके घर चले गए, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनके घर चले गए और उससे पूरा मामला राहुल गांधी के फेवर में चला गया या इनके खिलाफ जितना था वो और ज्यादा बढ़ गया। जैसे भी आप देखिए तो राहुल गांधी इनको जिस ढंग से मुकाबला दे रहे हैं और उससे पता चल रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, इनकी कार्यशैली और उनकी कार्यशैली में अंतर कितना है। ये हवाई जहाज से चलेंगे, 10 लोगों को लेकर ही चलेंगे, राहुल गांधी बीच पे पब्लिक के बीच चले जाएंगे। अब देखिए राहुल गांधी ट्रेन से चल रहे हैं और जो आप लोगों ने अभी हम लोगों ने चर्चा की छत्तीसगढ़ के बारे में, ये भी याद कीजिए कि अभी G20 सम्मेलन के समय 300 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, एक दो नहीं 300 ट्रेनें। और 300 ट्रेन कितनी महत्वपूर्ण है वो राहुल गांधी ने बताया कि 300 में एक कितनी महत्वपूर्ण है। और अगर हम लोगों को ये पता है कि एक ट्रेन रद्द हो गई इसलिए उनको प्रोग्राम चेंज करना पड़ा, फिर भी वो उस ट्रेन से ही गए और उन्होंने गाड़ी से या हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से जाने का निर्णय नहीं किया। तो वो ये बता रहे हैं कि हर चीज हिंदुस्तान में जरूरी है, महत्वपूर्ण है, आम आदमी को उससे कितनी दिक्कत होती है। और नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। जो दोनों हो रहा है, जो दोनों लोग जिस ढंग से काम कर रहे हैं उससे यही दिखाई दे रहा है या यही कन्वे हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को किन चीजों की परवाह नहीं है कि कोई किसी को संसद में गाली दे दे, उनको परवाह नहीं है, वो बोलेंगे ना उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जिसको गाली दी जाएगी उससे मिलने चले जाएंगे। ये कितना बड़ा अंतर है दोनों में। अगर आप नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी की तरह देखें या संघ परिवार के मुखिया की तरह देखें, जैसे भी देखें, तो दोनों ग्रुप में कितना अंतर है वो इससे स्पष्ट हो जाता है। तो ये राहुल गांधी हर बार हर मौके का समय पे फायदा उठा ले रहे हैं और ये हर बार जानबूझकर अनजाने में या किसी भी कारण से ऐसी गलती कर जा रहे हैं जिसका नुकसान इनको ज्यादा हो रहा है और राहुल गांधी को उसका फायदा हो जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि कुल मिला के इनकम्पिटेंसी है जिसको आउटसोर्स किया जा सकता था, कॉम्पिटेंसी आउटसोर्स कर सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं करना चाहते और उनकी बात से लग रहा है कि सिद्धांततः वो उसके भी खिलाफ है कि वो संघ परिवार से ही सारा कुछ आना चाहिए। तो उस चक्कर में ये सब नुकसान हो रहा है और अगर अभी भी नहीं संभलेंगे तो नुकसान होगा ही और मुझे लगता नहीं है कि संभलने का समय उनके पास अब बचा है। राजीव जी। शकील अख्तर जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए राजीव जी, अब जो है राहुल अपने मेन एजेंडे पे आ गए हैं और राहुल का मेन एजेंडा क्या है? जातिगत जनगणना। आज भी राहुल ने छत्तीसगढ़ में वही बात की। अभी जयराम रमेश ने याद दिलाया कि 2006 में अर्जुन सिंह ने, जो उस समय HRD मिनिस्टर थे, पिछड़ों को, OBC को उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया था 2006 में। अभी जयराम रमेश ने याद दिलाया। इसका मतलब कि कांग्रेस अब अपना पूरा ध्यान मुख्य विषय जातिगत जनगणना रखने वाली है
और जातिगत जनगणना की जैसे ही बात आएगी बीजेपी के पांव बुरी तरह उखड़ जाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि जब वो महिला बिल लाए थे तो उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इस महिला बिल के ऊपर कांग्रेस इतना साफ स्टैंड ले लेगी। पहले सोनिया गांधी ने और उसके बाद राहुल गांधी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि बिना ओबीसी के आरक्षण के इसका कोई मतलब नहीं है। और जब उसके बाद राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगले दिन और जब उनसे पूछा गया तो राहुल ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हाँ, हमसे गलती हुई है। 2010 में जब महिला बिल लाया गया था उस वक्त हमें इसमें ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए था जी। तो आज की तारीख में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो अगला चुनाव है ये 4 विधानसभाओं के जो 5 विधानसभाएं हैं और उसके बाद होने वाला लोकसभा का चुनाव एक ही मुद्दे पे लड़ा जाएगा, जिसका जितनी आबादी उतना हक। ये राहुल का नारा था कर्नाटक में। सबसे संक्षेप में बड़ा छोटा सा, जितनी आबादी उतना हक। और आप देखिए कि आज कांग्रेस के पास 4 मुख्यमंत्री हैं और 4 में से उसने 75% 3 मुख्यमंत्री ओबीसी को दे रखे हैं। कोई पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है। 4 में से 3 देने के बाद उसका ये नैतिक दावा बन जाता है, उसके पास ये नैतिक अधिकार आ जाता है कि वो ओबीसी के बारे में बात कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरी ख़ास बात है कि ये आज की बात नहीं है, ये ओबीसी को आरक्षण देने की, ये बहुत पुरानी बात है। संसोपा कहती थी, पहले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और उसके बाद कांशीराम जी ने तो सारी राजनीति इसी पे करी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये कांशीराम जी ने करी। और आज अगर कांग्रेस ये कह रही है तो राहुल बड़े ज़ोर से बुलंद आवाज़ में कह रहे हैं कि जो मैं ठान लेता हूँ वो करके दिखाता हूँ, और अब मैंने ठान लिया है कि भाई ये मालूम करके रहूँगा कि देश में पिछड़ों की आबादी कितनी है। और आप देखिए कि जिस दिन ये जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं बिहार के पास, जो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कह रहे थे कि मैं आज ही रिलीज़ कर दूँगा, अब वो आज रिलीज़ करेंगे या कल करेंगे, मगर वो करने वाले हैं। वो जैसे ही वो आंकड़े रिलीज़ करेंगे देश में क्रांति आ जाएगी जी। क्योंकि अभी तक जिन लोगों को पीछे धकेला गया है, उन्हें उनके हक नहीं मिले हैं, अधिकार नहीं मिले हैं, जब ये मालूम पड़ेगा कि 50% से ज़्यादा हैं तो कहेंगे कि भाई हमें हमारा हिस्सा दो आप। और उसके बाद दलित भी मांगेंगे, आदिवासी भी मांगेंगे और महिलाएं भी मांगेंगी। बीजेपी की जो राजनीति है हिंदू मुसलमान की, वो इसके सामने ठहर नहीं पाएगी। इसलिए राहुल गांधी आज एक ही मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं, और वो एकमात्र उनका मुद्दा है जातिगत जनगणना। और वो जो साफ साफ कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, सबसे संक्षिप्त नारा है, जितनी आबादी उतना हक। तो हम समझते हैं कि अब जो है चुनाव बहुत मज़ेदार हो गया है और राजनीति जो है वो वास्तविक मुद्दों पर आ गई है। वो नफ़रत और विभाजन, झूठ से हटकर इस पे आ गई है कि जनता क्या चाहती है, जनता के इशू क्या हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोज़गारी, और जातिगत जनगणना करा के उसके हिसाब से सबको बराबर की हिस्सेदारी देना। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने उस नब्ज को पकड़ लिया है, और खासकर जो ओबीसी और जाति आधारित जनगणना, इन दोनों मसलों को राहुल गांधी बार बार रख रहे हैं सामने। और आप याद कीजिए कि 2014 का चुनाव हो या उसके बाद कई राज्यों के चुनाव हो, लगातार मोदी जी ओबीसी को साधने की कोशिश करते रहे, और ओबीसी एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ चला गया था। लेकिन अब चाहे वो महिला आरक्षण में ओबीसी को दरकिनार करना और उसके बाद इस जाति आधारित जनगणना की बात करना, इन दोनों को सामने अगर लेकर के देखा जाए तो अब यहाँ बाजी कांग्रेस के हाथ में, इंडिया गठबंधन के हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है। और यही सबसे बड़ी परेशानी मोदी जी के सामने, बीजेपी के सामने है। और इसके आगे क्या करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती भी है। उधर आरएसएस प्रमुख जो हैं वो कह रहे हैं कि अब हमें मंदिर के अलावा मस्जिद और चर्च में भी जाना होगा। आखिर उन्हें क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है, ये ज़रा सोचिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रशांत टंडन जी
इधर स्टूडियो में हमारे साथी शकील अख्तर जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, संजय कुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़े थे, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सुनील शुक्ला जी।